हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे। दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त लेक्चरर मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम MMIT शामली, नसीम अंसारी। दोस्तों, जो हमारा टॉपिक है NC पार्ट प्रोग्रामिंग है ना, और हम इस वीडियो के अंदर बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे और इससे संबंधी जो प्रश्न हैं, जो क्वेश्चन हैं, जो प्रॉब्लम है, वो हम इसके बाद जो श्रृंखला की वीडियो होगी उसमें हम सॉल्व करेंगे, ताकि हमारा जो कॉन्सेप्ट पूरा समझ में आ जाए। ओके। और इसके अलावा क्योंकि मेरे पास ब्लैक बोर्ड वाइट बोर्ड नहीं है, तो मैं नोट्स बना के आपको समझाने का प्रयास करूँगा। उम्मीद है कि आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए शुरू। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज का जो टॉपिक है वो है NC पार्ट प्रोग्रामिंग। तो ये जो वर्ड है ये शुरू हो रहा है NC से। तो यहाँ पे NC से मतलब है न्यूमेरिकली कंट्रोल्ड। ओके, न्यूमेरिकली कंट्रोल्ड का मतलब ये हो गया कि अंकों या शब्दों की मदद से किसी चीज़ को कंट्रोल करना। ओके। और उसके बाद है पार्ट प्रोग्रामिंग। ठीक है। प्रोग्रामिंग का मतलब ये हो गया कि हमने किसी कोई सॉफ्टवेयर जो है बनाया है, कोई प्रोग्राम बनाया है, कोई लैंग्वेज में, किसी लैंग्वेज में कोई प्रोग्राम बनाया है, और वो जो प्रोग्राम है, जो कोई NC पार्ट प्रोग्रामिंग, ये किसी अंक या शब्दों को मिला के बनाया गया है। जैसे कि बाइनरी कोड्स हो सकता है, डेसिमल कोड हो सकता है, या और अलग अलग तरह की मशीन लैंग्वेज हो सकती है। ठीक है। तो ये बनाने का मकसद ये होता है कि जैसे क्योंकि हम मैकेनिकल इंजीनियर हैं, और अगर हम वर्कशॉप में जो हमारी वहाँ मशीनें होती हैं, जैसे लेथ मशीन है, ड्रिलिंग मशीन है, बोरिंग मशीन है, शेपर है, स्लॉटर है ना, इनको चलाने के लिए अगर हम प्रोग्राम का इस्तेमाल करते हैं तो वो किस तरह से काम करता है, किस तरह से वो प्रोग्राम बनाया जाता है, ये सारी चीज़ें इस टॉपिक में कवर होती हैं। ठीक है। तो ये दो तरह का प्रोग्राम होता है। पहला होता है मैनुअल पार्ट प्रोग्रामिंग। ठीक है। मैनुअल पार्ट प्रोग्रामिंग का मतलब ये हो गया कि ये जो प्रोग्राम होते हैं वो हम खुद बनाते हैं। कोई प्रोग्रामर होता है, वो बनाता है। ठीक है। और इसके अंदर GM कोड्स का इस्तेमाल होता है, G कोड्स का और M कोड्स का इस्तेमाल होता है। ये एक तरह की मशीन लैंग्वेज होती है, लो लेवल मशीन लैंग्वेज होती है। ठीक है। तो इन कोड्स का इस्तेमाल करके हम प्रोग्राम बनाते हैं, और इस कैटेगरी को हम क्या कहते हैं? मैनुअल पार्ट प्रोग्रामिंग कहते हैं। दूसरी जो कैटेगरी है वो है कंप्यूटर एडेड पार्ट प्रोग्रामिंग। इस कैटेगरी के अंदर जो है अलग अलग तरह के कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमने लिखा है APT, तो ऑटोमेटिक प्रोग्रामिंग टूल का इस्तेमाल करके हम जो है प्रोग्राम को जनरेट करते हैं। कंप्यूटर खुद ही वो प्रोग्राम जनरेट करता है। ठीक है। होता क्या है, जैसे मान लीजिए हमने ऑटोकैड में जो है कोई ड्राइंग बनाई, और उस ड्राइंग को हम जब इस सॉफ्टवेयर में जो है ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो वहाँ से उसका प्रोग्राम बन के आ जाता है, और उस प्रोग्राम को हम जो मशीन की मशीन कंट्रोल यूनिट है, MCU जो होती है, उसमें उसको ट्रांसफ़र कर देते हैं, और वो मशीन ऑटोमेटिक प्रोग्राम की मदद से जो है कंट्रोल होती है। उसमें कोई भी ऑपरेशन है, फेसिंग करना है, टर्निंग करना है, ड्रिलिंग करना है, तो वो सारी चीज़ें प्रोग्राम करता है। ठीक है। इसके बाद हम आते हैं ब्लॉक कॉन्फ़िगरेशन पे। ब्लॉक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है कि जो भी हम प्रोग्राम लिखते हैं उसकी जो है ये संरचना होती है, N G X Y Z M F S T और E O B। ठीक है। इनका क्या मतलब है? ये जो एक लाइन है प्रोग्राम की, इस लाइन को हम क्या बोलते हैं? ब्लॉक। ये पूरा एक ब्लॉक है, और ये ब्लॉक अलग अलग तरह के वर्ड से मिलके बना है। जैसे एक N वर्ड है, G है, X Y Z है ना, M S, ये अलग अलग तरह के वर्ड से मिलके बना है। तो एक एक वर्ड को हम समझने का प्रयास करते हैं, और जब हम इनको समझ जाएंगे तो हम ब्लॉक भी समझ जाएंगे। और इस तरह से, क्योंकि प्रोग्राम एक लाइन का तो नहीं होगा, तो ये एक तरह का प्रोग्राम की एक लाइन हो गई। इस तरह से प्रोग्राम जितना लंबा होगा उतनी लाइनें उसमें इस फॉर्मेट में रहेंगी। ठीक है। तो इसमें पहला जो वर्ड है वो है N। N का मतलब हो गया क्रमांक संख्या, सीरियल नंबर, सीक्वेंस नंबर। ठीक है। तो N क्या बताता है? प्रोग्राम की जितनी भी लाइनें हैं उसको क्रम में, उसकी क्रम संख्या बताता है। N1 N2 है ना। जैसे मान लीजिए अगर N1 है तो पहली लाइन हो गई, N2 दूसरी लाइन हो गई, N3 तीसरी लाइन हो गई, और N4 जो है
वह चौथी लाइन हो गई, है ना। इस तरह से ये प्रोग्राम जितना भी लंबा है वो चलता रहेगा, ठीक है। ये एक तरीका हो गया लिखने का सीरियल नंबर को। उसके अलावा एक तरीका ये भी हो सकता है कि हम N10, N20, N30, N40 के क्रम में लिखें, एक तरीका ये भी हो सकता है। इसके अलावा हम इस तरह से भी लिख सकते हैं N50, N100, N150, N200, और ये क्रम भी जारी रहेगा जब तक कि प्रोग्राम हमारा ख़त्म नहीं हो जाता है। दोस्तों इसमें आप देखेंगे कि ये जो दो प्रोग्राम हैं, जो दूसरा और तीसरा जो हमने लाइन लिखी है, क्रम संख्या लिखी है, इसमें कोई एक फ़ायदा है। फ़ायदा ये है कि अगर हम प्रोग्राम में कोई चीज़ भूल गए हैं लिखना, या हम प्रोग्राम को एडिट करना चाहते हैं, मॉडिफाई करना चाहते हैं, थोड़ा सा प्रोग्राम में कुछ अंतर आ गया है, चेंज आ गया है, तो हम इसके अंदर कर सकते हैं। क्योंकि आप देखेंगे ये N10 से स्टार्ट हुआ है, तो N10 से पहले N9, N8 कोई अगर हमें लाइन डालनी है इस लाइन से पहले तो हम आराम से डाल सकते हैं। इसी तरह से किसी भी लाइन के बीच में भी अगर हमें कोई प्रोग्राम डालना है, कोई लाइन डालनी है, कोई ब्लॉक डालना है, तो हम आराम से डाल सकते हैं। यही चीज़ इसमें भी लागू होती है। ये इसके अंदर मार्जिन जो है और ज़्यादा बड़ा है। ये दोनों, ये जो एडवांटेज है, ये जो फ़ायदा है, ये सिंपल N1, N2, N3, N4 का जो क्रम है इसमें नहीं मिलता है, ठीक है। तो ये तो N जो है सीक्वेंस नंबर है उसके बारे में बात हो गई। अब आते हैं जी कोड्स के ऊपर। जी क्या चीज़ होती है? जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो मैनुअल पार्ट प्रोग्रामिंग होती है उसके अंदर जी कोड्स और एम कोड्स होते हैं, ठीक है। तो अब हम जी कोड्स की बात करने जा रहे हैं। जी कोड्स क्या होते हैं? इनको हम बोलते हैं मॉडल प्रिपरेटरी कोड्स, यानी कि ये जो कोड्स हैं ये मशीनिंग प्रक्रम को नियंत्रित करने के लिए प्रयोग में लिए जाते हैं, ठीक है। जैसा कि हमें टर्निंग करनी है, फेसिंग करनी है, टूल जो है सीधी लाइन में जाएगा या फिर कर्व या चाप में जाएगा, किस तरह से जाएगा, है ना। ये सारी चीज़ें जो मशीनिंग को कंट्रोल करना है, वो सारे पैरामीटर हम प्रिपरेटरी कोड्स या जी के माध्यम से करते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है एक्स, वाई और जेड। एक्स, वाई, जेड क्या चीज़ होती है? ये निर्देशांक बताता है, टूल के स्थिति के जो निर्देशांक है कि टूल कहाँ पे है हमारा, एक्स एक्सिस में कहाँ पे है, वाई एक्सिस में कहाँ पे है, जेड एक्सिस में कहाँ पे है। तो ये जो चीज़ होती है वो हमें एक्स, वाई, जेड के माध्यम से पता चलती है, ठीक है। कोऑर्डिनेट बताता है, टूल के कोऑर्डिनेट जो है वो एक्स, वाई, जेड के माध्यम से हमें पता चलते हैं। इसके बाद आता है एम कोड्स, एम फंक्शन, मिसलेनियस फंक्शन, ठीक है। मिसलेनियस फंक्शन के अंदर वो चीज़ें आती हैं, मशीनिंग पैरामीटर जो हैं उसके अलावा जो चीज़ें बच गई वो एम के अंदर आती हैं, ठीक है। जैसे जो है स्पिंडल को, जो स्पिंडल है हमारा उसको रोकना हो, उसको चालू करना हो, जो हमारा कूलेंट है उसे ऑन करना हो, उसे ऑफ करना हो, है ना, या प्रोग्राम को हमें बंद करना हो, या प्रोग्राम को कुछ देर के लिए रोकना हो, ये सारी चीज़ें जो हैं वो आती हैं मिसलेनियस फंक्शन के अंदर, ओके। इसके बाद आता है फीड, एफ, ठीक है। तो ये जो चीज़ होती है ये टूल के भरण की दर को परिभाषित करने में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। फीड बताता है, टूल की फीड बताता है। जैसे जो है मान लीजिए ये mm पर मिनट में हो सकता है, इंच पर मिनट में हो सकता है, mm पर रिवॉल्यूशन में हो सकता है, यानी कि जो है एक रिवॉल्यूशन, स्पिंडल के एक रिवॉल्यूशन पे कितने mm टूल लेफ़्ट या राइट में मूव कर रहा है, या इसी तरह से इंच पर रिवॉल्यूशन में भी हो सकता है। तो ये F के माध्यम से हमें पता चलता है। इसके बाद आता है S, स्पिंडल स्पीड। स्पिंडल स्पीड क्या बताता है? ये स्पिंडल के घुमाव को प्रदर्शित करता है, ठीक है। मान लीजिए जो है हमारा जो स्पिंडल का घुमाव है वो 500 दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हम जब लिखेंगे तो वो S 500 हो जाएगा। इसके बाद आता है टूल फंक्शन T। ये जो है हर जगह हर मशीन में इस्तेमाल नहीं होता है। कुछ मशीनें ऐसी होती हैं, जैसे मान लीजिए टरेट लेथ है, उसमें 6 टूल होते हैं, तो वहाँ पे अगर 6 टूल लगे हुए हैं तो हमें मशीनिंग के दौरान कौन से टूल की आवश्यकता है, पहले की आवश्यकता है, दूसरे की आवश्यकता है या 5वें की आवश्यकता है, तो वहाँ पे ये टी जो फंक्शन है वो ये सिलेक्ट करता है कि कौन सा टूल इस मशीनिंग में इस्तेमाल किया जाएगा। उसके बाद आता है EOB, एंड ऑफ द ब्लॉक, यानी कि इस ब्लॉक में जितनी भी हमें जानकारी देनी थी वो हम दे चुके हैं, अब हम दूसरी लाइन की तरफ अग्रसर होंगे, बढ़ेंगे, ठीक है।
तो इस तरह से ये प्रोग्राम का एक फॉर्मेट होता है। इस तरह से कई लाइनें प्रोग्राम की हो सकती हैं। जितना कॉम्प्लेक्स जो है वर्कपीस होगा, कार्यखंड होगा, उसको बनाने के लिए जो है उतने ही ज़्यादा प्रोसेस की आवश्यकता होगी, उतना ही लंबा हमारा प्रोग्राम भी बनेगा। तो उम्मीद है कि आपको ये जो है चीज़ समझ में आई होगी। जी कोड्स क्या होता है ये हम समझने का प्रयास करते हैं, क्योंकि मैंने आपको जैसे अभी बताया था कि जी कोड्स जो होते हैं वो प्रिपरेटरी कोड्स होते हैं। क्या होते हैं? प्रिपरेटरी कोड्स। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट जी कोड्स हैं वो मैंने लिखने की जो है कोशिश की है। हालांकि आपको ये आराम से गूगल पे और किताबों में भी बहुत से जी कोड्स मिल जाए। तो बच्चों, पहला जो कोड है वो है जी कोड, और ये कोड होता है रैपिड पोजीशनिंग के लिए। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो टूल है वो मान लीजिए पॉइंट 1 पे है और हमें टूल को पॉइंट 2 पे लेके जाना है। इस बीच में कोई मशीनिंग नहीं होनी है ना, किसी तरह की कोई कटिंग नहीं होनी है, कोई टर्निंग नहीं होनी है। तो हम क्या चाहेंगे कि जितनी जल्दी हो सके ये टूल जो यहाँ पे है पॉइंट 1 पे है वो यहाँ पहुँच जाए, ताकि जो है हमारा टाइम बचे। तो इसके लिए हम जो कोड इस्तेमाल करते हैं वो कौन सा इस्तेमाल करते हैं? G00। ठीक है, क्लियर है? ये हमारा टूल है, हम टूल को यहाँ से यहाँ पे लेके गए, बस कोई कटिंग नहीं हुई, कोई जो है मशीनिंग नहीं हुई, और टूल बस यहाँ से यहाँ पे आ गया ताकि वो कटिंग कर सके। तो इसके लिए जो है टूल तेज़ी से जाता है, अपनी मैक्सिमम जो स्पीड हो सकती है उसकी वो से स्पीड से जाता है, और इसके लिए हम जो कोड इस्तेमाल करते हैं वो G00 इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है कोड G01। G01 क्या होता है कि अब हमें कटिंग करनी है। ठीक है, अब हमें मान लीजिए टर्निंग करनी है। टर्निंग क्या है? सीधी रेखा में होती है, स्ट्रेट लाइन में होती है। ठीक है, मान लीजिए यहाँ से अब जो है टूल टर्निंग करेगा, यहाँ तक जो है वो टर्निंग करेगा, पॉइंट 3 तक वो जाएगा और इस में वो है टर्निंग करते हुए जाएगा। तो यहाँ पे जो हम कोड इस्तेमाल करेंगे वो कौन सा इस्तेमाल करेंगे? G01। ठीक है, G01 का मतलब होगा लीनियर, सीधी रेखा, लीनियर इंटरपोलेशन। ओके, इसके बाद आता है G02। G02 क्या होता है? ये होता है सर्कुलर इंटरपोलेशन। मतलब कि अगर कोई चाप बनानी है, कोई कर्व जो है बनानी है, या जो है मान लीजिए हमें ऐसी जगह मशीनिंग करनी है, कुछ इस तरह का जो है पाथ है टूल का। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट 4 पे आना है और इस तरह से घूम के आना है। ठीक है, घड़ी की दिशा में घूम के आना है। ठीक है, पॉइंट 3 से पॉइंट 4 पे आना है, और इस तरह से आएगा, पॉइंट घड़ी की जो दिशा होती है उस दिशा में घूम के आना है। तो यहाँ पे जो हम जो कोड इस्तेमाल करेंगे वो कौन सा इस्तेमाल करेंगे? G02। ठीक है, तो G02 जो कोड होता है वो सर्कुलर इंटरपोलेशन के लिए होता है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। घड़ी की दिशा में अगर कोई कर्व है, कोई कटिंग करनी है हमें, तो उस केस में जो हम कोड इस्तेमाल करेंगे वो G02 इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह से अगर घड़ी की उल्टी दिशा में जाना है तो फिर हम जो कोड इस्तेमाल करेंगे, मान लीजिए ये पॉइंट 5 है और यहाँ पे हम आए, तो देखिए आप घड़ी की कौन सी दिशा है? घड़ी की उल्टी दिशा में, काउंटर क्लॉकवाइज जिसको बोलते हैं CCW, काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब आएंगे तो हम कौन सा कोड इस्तेमाल करेंगे? G03 इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने कौन सा कोड इस्तेमाल किया? G03। ओके, सर्कुलर इंटरपोलेशन में क्या होता है? दो तरह का होता है, एक G02 होता है, एक G03 होता है। G02 किसके लिए होता है? जैसा बताया आपको, क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा में, घड़ी की दिशा में, और घड़ी की उल्टी दिशा में काउंटर क्लॉकवाइज G03 इस्तेमाल करते हैं। तो हमने यहाँ पे एक एग्जांपल ले लिया है, एक एक्स एक्सिस है, एक वाई एक्सिस है। ठीक है, ये इसका 00 पॉइंट है और ये पॉइंट 1 है, ये पॉइंट 1 है, ये पॉइंट 2 है। ठीक है, ये पॉइंट 1 है, ये पॉइंट 2 है। इसके जो कोऑर्डिनेट हैं वो 5 और 5, एक्स एक्सिस पे भी 5 हैं, वाई एक्सिस पे भी 5 हैं। इसी तरह से जो पॉइंट 2 है उसके जो एक्स एक्सिस के जो कोड हैं वो भी 20 हैं, और वाई एक्सिस के जो निर्देशांक हैं वो भी 20 हैं। तो जो आप देख रहे हैं यहाँ पे जो टूल है पॉइंट 1 से पॉइंट 2 पे जाएगा, एक कर्व में, एक चाप के फॉर्म में ये पॉइंट 1 से पॉइंट 2 पे जाएगा। तो इसके लिए हम कौन सा कोड इस्तेमाल करेंगे?
ये देखिए ये घड़ी की दिशा में घूम रहा है, तो यहाँ पे कौन सा कोड इस्तेमाल होगा, G02 इस्तेमाल होगा। पहले 3 कंडीशन हो सकती है इसमें। पहली कंडीशन ये हो सकती है कि हमें रेडियस दी हुई है, हमें त्रिज्या दी हुई है कि ये जो कर्व है इसकी क्या त्रिज्या है, क्या रेडियस है, किस रेडियस से ये घूम रहा है। ठीक है, तो अगर हमें ये दिया हुआ है, मान लीजिए हमने एक एग्जांपल ले लिया कि जो त्रिज्या दी हुई है, जो r दिया हुआ है वो 10 mm दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका अगर प्रोग्राम लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, मान लीजिए हमने इसका जो क्रम संख्या है वो N10 ले लिया, G02 इसलिए लिया क्योंकि ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है, घड़ी की दिशा में घूम रहा है। ठीक है, पॉइंट 1 से टूल पॉइंट 2 पे जा रहा है। ठीक है, जहाँ पे जा रहा है उस टूल के निर्देशांक को प्रोग्राम में लिखते हैं, जहाँ पे अब टूल जा रहा है। तो यहाँ पे कहाँ जा रहा है टूल, पॉइंट 2 पे जा रहा है। 20 x कितना है 20, y कितना है 20। उसके बाद हमें रेडियस दिया हुआ है, इसकी जो त्रिज्या दी हुई है आर्क की, कर्व की, वो दी हुई है 10। तो हमने क्या लिख दिया R10। फीड हमने दे दी, मान लीजिए फीड दे दी टूल की F10 और ये कर दिया एंड ऑफ द ब्लॉक। तो ये एक, अगर रेडियस हमें दी हुई है तो ये एक तरीका होता है प्रोग्राम की इस लाइन को लिखने का। ठीक है, इस ऑपरेशन को करने का। उसकी दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि हमें रेडियस नहीं दी हुई है। ठीक है, तो हम कैसे लिखेंगे प्रोग्राम को, तो दूसरी कंडीशन में हम आते हैं कि हमारा जो टूल है वो पॉइंट 1 से पॉइंट 2 पे जा रहा है और ये क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में घूम रहा है, जैसे कि इस वाली कंडीशन में था। तो हम कैसे लिखेंगे, देखिए हमने वही इसका सीरियल नंबर ले लिया N10, घड़ी की दिशा में घूम रहा है टूल, सर्कुलर इंटरपोलेशन है तो G02 हो गया। x 20 है, y भी 20 है ना, पॉइंट 1 से पॉइंट 2 पे जा रहा है। पॉइंट 2 के कोऑर्डिनेट क्या है 20 20, x 20 y 20। उसके बाद आते हैं i j और k। देखिए ये किस लिए होता है, ये होता है कर्व के सेंटर को बताने के लिए। अगर हमारे 3 कोऑर्डिनेट हैं x y z, तो जो i होगा वो x के लिए सेंटर बताएगा, जब जो j होगा वो y के लिए सेंटर बताएगा और जो k होगा वो z जो एक्सिस है उसके लिए सेंटर बताएगा। तो यहाँ पे z नहीं है, x और y है, तो हम क्या करेंगे, अब सेंटर बताने की कोशिश करेंगे प्रोग्राम को, कि क्योंकि हमें इसकी रेडियस नहीं पता है तो हम प्रोग्राम के लिए को ये बताना पड़ेगा कि इस किस सेंटर से, किस पॉइंट से ये कर्व घूम रही है। ठीक है, तो देखिए हमारा जो टूल है वो पॉइंट 1 से पॉइंट 2 पे जा रहा है। इसका जब हम सेंटर निकालेंगे इस ग्राफ में, तो आप जो है निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, x एक्सिस पे 20, शायद ये बहुत छोटा है तो मैं थोड़ा सा बड़ा कर दे रहा हूँ इसको, x एक्सिस पे 20 और y एक्सिस पे कितना 5। तो इस पॉइंट से, जिस पॉइंट से ये टूल चला है, इस पॉइंट से इस पॉइंट की जो दूरी है वो हमें देनी होती है। ठीक है, तो वो दूरी क्या हो जाएगी, इस पॉइंट से इस पॉइंट की दूरी क्या हो जाएगी, x एक्सिस पे है 15 और y एक्सिस पे कितना है, y एक्सिस पे क्या है 0। ठीक है, फिर हमने यहाँ पे मान लीजिए फीड जो पहले हमने मान लीजिए 10 मान रखी है, तो हमने फीड दे दी 10 और ये एंड ऑफ द ब्लॉक कर दिया। इस तरह से ये प्रोग्राम की ये जो लाइन है, यानी कि इस कर्व को बनाने का जो तरीका है वो इस प्रोग्राम से कन्फर्म हो जाएगा। ठीक है, इसके उलट अगर देखें तीसरी जो कंडीशन हो सकती है कि हमारा जो टूल है वो पॉइंट 2 से पॉइंट 1 की तरफ आ रहा है, यानी कि अब जो टूल है वो काउंटर क्लॉकवाइज घूम रहा है, घड़ी की उल्टी दिशा में घूम रहा है, पॉइंट 2 से पॉइंट 1 पे आ रहा है। तो हम कैसे प्रोग्राम लिखेंगे, कैसे उसका सेंटर को बताएंगे, तो वो लिखने का प्रयास करते हैं। ये हमने फिर से सीरियल नंबर जो ले लिया वो क्या ले लिया, N10 ले लिया। इस बार जो हमने कोड लिया वो G03 लिया। G03 का मतलब ये हो गया कि हमारा जो टूल है वो घड़ी की उल्टी दिशा में घूम रहा है, G03 लिया हमने यहाँ पर। ठीक है, हमारा जो अब टूल है x और y हमें बताना है। हमारा जो टूल है वो पॉइंट 2 से पॉइंट 1 की तरफ आ रहा है। पॉइंट 1 के जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है 5 और 5, तो x 5 हो गया, y 5 हो गया। ठीक है, इसका इस कर्व का जो है हमें सेंटर हमने निकाल लिया है ग्राफ में, वो क्या है 20 और 5। तो जिस पॉइंट से ये टूल चल के यहाँ पे आया है, इस पॉइंट से चल के आया है ना, तो यहाँ से इसके सेंटर की जो दूरी है वो अब हमें सेंटर बताना है। कैसे बताएंगे,
देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी एक्स एक्सिस पे क्या हो जाएगी, ये एक ही लाइन में है तो एक्स एक्सिस पे कोई डिफरेंस नहीं है, 0 हो जाएगा। आई क्या हो जाएगा 0 और वाई क्या हो जाएगा, देखिए वाई यहाँ से लेके यहाँ की दूरी ये क्या होगी, वाई एक्सिस पे आएगी। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 20 और 5, इनका डिफरेंस कितना हो गया 15 हो गया। लेकिन ये माइनस में आएगा, माइनस में इसलिए आएगा क्योंकि जो 0 से ऊपर जाने पे पॉजिटिव है, 0 की तरफ आने पे क्या होगा नेगेटिव होगा, तो ये 0 की तरफ टूल आया है। ठीक है, तो ये नेगेटिव हो जाएगा और F10 हो जाएगा और साथ में आखिर में एंड ऑफ द ब्लॉक। उसके बाद G04 होता है, मान लीजिए हमारा जो कटिंग फ्लूइड है वो ख़त्म हो गया है या टूल हमारा ख़राब हो गया, तो हम वो चीज़ बदल रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, कटिंग फ्लूइड भर रहे हैं मशीन के अंदर, तो उस केस में क्या होगा, कटिंग टूल कुछ नहीं करेगा। तो वहाँ पे कौन सा कोड इस्तेमाल करेंगे, G04 ड्वेल रेस्ट पीरियड का जो कोड है टूल के लिए वो G04 इस्तेमाल करेंगे। G20 कहाँ पे इस्तेमाल होता है, अगर हमारी जो यूनिट है, ठीक है, जो मात्रक है वो अगर इंच में है, मान लीजिए 20 इंच दिया हुआ है, 10 इंच दिया हुआ है, लंबाई चौड़ाई कुछ इस तरह से है ना, त्रिज्या दी हुई है, इंच में दी हुई है, तो वहाँ पे जो कोड होगा वो G20 इस्तेमाल होगा। और इसके उलट अगर मैट्रिक सिस्टम है, मिलीमीटर में है या सेंटीमीटर में है या मान लीजिए मीटर में दिया हुआ है, तो उस केस में G21 इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, G20 किसके लिए होगा, इंच के लिए होगा, और G21 किसके लिए होगा, मैट्रिक के लिए होगा, मैट्रिक सिस्टम के लिए होगा, mm सेंटीमीटर मीटर। उसके बाद आते हैं हम G90 पे और G91 पे। G90 किस लिए होता है, आप देख रहे हैं एब्सोल्यूट प्रोग्रामिंग, और G91 किस लिए होता है, इंक्रीमेंटल प्रोग्रामिंग के लिए होता है। इसमें देखिए मैंने जो है एक ग्राफ बनाया है, ठीक है, और इसमें मैंने 2 पॉइंट लिए हैं, 2 पॉइंट लिए हैं, पॉइंट 1 और पॉइंट 2। उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें दिखाई दे रही होंगी, है ना, समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पे 2 चीज़ें, जो 2 पॉइंट हमने लिए हैं, पॉइंट 1 और पॉइंट 2। पॉइंट 1 के जो कोऑर्डिनेट हैं, जो निर्देशांक हैं, वो हैं 5 और 40, यानी कि जो ये पॉइंट 1 है वो एक्स एक्सिस पे 5 की दूरी पे है और वाई एक्सिस पे 40 की दूरी पे है, तो इसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे, 5 और 40। इसी तरह से जो पॉइंट 2 है P2, वो उसके जो निर्देशांक हैं वो हैं 15 और 10। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट 2 है वो 15 की दूरी पे है और वाई एक्सिस पे जो ये पॉइंट है वो 10 की दूरी पे है। तो ये इसके निर्देशांक हो गए, पॉइंट 1 के निर्देशांक हो गए, पॉइंट 2 के निर्देशांक हो गए। ठीक है, तो एब्सोल्यूट, और ये इसका 0 0 पॉइंट हो गया, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस माना है इसको। ठीक है, तो एब्सोल्यूट मोड के अंदर क्या होता है कि जो ये निर्देशांक हमने अभी आपको बताए ये एब्सोल्यूट मोड है, यानी कि जितनी भी कैलकुलेशन की गई है दूरी की वो सब 0 0 पॉइंट जो इस ग्राफ का है वहाँ से की गई है। ठीक है, यहाँ से कितनी दूरी पे कौन सा पॉइंट है, ये वाला पॉइंट कितनी दूरी पे है, ये वाला पॉइंट कितनी दूरी पे है, एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे, वो यहाँ पे लिखा गया है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। इंक्रीमेंटल मोड में क्या होता है, पहले टूल यहाँ पे था, फिर पॉइंट 1 पे गया, फिर पॉइंट 2 पे गया। ठीक है, क्लियर है। तो अब पॉइंट इंक्रीमेंटल मोड पे आते हैं। इंक्रीमेंटल मोड जो होता है वो G91 से दिखाते हैं, जैसे मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था, और एब्सोल्यूट मोड जो होता है वो G90 से दिखाते हैं। तो पॉइंट 1 के जो कोऑर्डिनेट हैं वो, क्योंकि पहले टूल 0 0 पे था, 0 0 से जो है टूल वो पॉइंट 1 पे गया, जिसके कोऑर्डिनेट क्या है 5 और 40, यानी कि इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट हैं वो इससे पहले जहाँ पे टूल था उससे कैलकुलेट किए गए हैं। तो टूल कहाँ पे था इससे पहले, 0 0 पॉइंट पे था। तो यहाँ से जब इसकी गणना की गई है तो पॉइंट 1 के जो कोऑर्डिनेट आए, जो निर्देशांक आए, वो क्या आए 5 और 40। इसके बाद जो ये टूल है पॉइंट 1 से पॉइंट 2 पे चला गया, और जब इसके निर्देशांक की हमने गणना की तो देखिए क्या आएगा, क्योंकि ये जो पॉइंट P2 है, ये देखिए टूल यहाँ से यहाँ पे आया। ठीक है, अब एक्स एक्सिस पे ये जो टूल है वो 15 पे है। ठीक, यहाँ से यहाँ की दूरी एक्स एक्सिस की हम बात कर रहे हैं, जो इसका जो पॉइंट 1 का जो वो है जो कोऑर्डिनेट है एक्स एक्सिस पे वो 5 है, और
पॉइंट 2 का जो है वो कितना है 15, और ये पॉजिटिव डायरेक्शन में है, जो इधर की जो दिशा है एक्स एक्सिस पे वो पॉजिटिव मानी गई है। तो इसमें कितना डिफरेंस आ गया 10 का अंतर हो गया। तो ये पॉइंट 2 के इंक्रीमेंटल मोड में एक्स एक्सिस की वैल्यू हो गई। वाई कितना हो जाएगा, देखिए ये पॉइंट इधर से इधर आया है, वाई एक्सिस पे जब आप देखेंगे तो पहले जो पॉइंट था वो 40 पे था, अब किस पे आ गया 10 पे आ गया। तो 40 माइनस 10 कितना हो गया, कितना कम हो गया 30 कम हो गया नेगेटिव में, क्योंकि पहले पॉइंट जो था वो ऊपर था, अब वो वाई एक्सिस जो पॉजिटिव, अगर ऊपर जाते तो पॉजिटिव होता, अगर नीचे आ रहे हैं तो क्या होगा नेगेटिव होगा। तो 40 से 10 पे आ गया, तो ये कितना हो गया -30। तो ये इंक्रीमेंटल मोड में जो है इसके पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए। यही फ़र्क होता है एब्सोल्यूट मोड में और इंक्रीमेंटल मोड में। अगर हम इसके प्रोग्राम को लिखेंगे, ये जैसे हमने मान लीजिए N01 का मतलब ये हो गया कि ब्लॉक प्रोग्राम की पहली लाइन N01। उसके बाद हमने क्या लिखा G01 जैसा कि मैंने आपको बताया था, G01 मैंने आपको बताया था कि जो G01 होता है वो लीनियर इंटरपोलेशन के लिए होता है ना। लीनियर इंटरपोलेशन यानी कि जब टूल को कटिंग करनी है और सीधी रेखा में करनी है तब हम कौन सा कोड इस्तेमाल करेंगे, G01 इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे G01 आ गया। उसके बाद हमने एक्स एक्सिस के जो कोऑर्डिनेट हैं, यानी कि हम अब पॉइंट 1 से पॉइंट 2 पे प्रोग्राम लिख रहे हैं, यानी कि जब टूल पॉइंट 1 से पॉइंट 2 पे जा रहा है उसके लिए हम प्रोग्राम लिख रहे हैं। तो पॉइंट 2 के जो कोऑर्डिनेट हैं वो लिखे जाएंगे, यानी कि हमारा टूल कहाँ पे जाना है उसके कोऑर्डिनेट लिखे जाएंगे। तो ये क्या कोऑर्डिनेट है इसके एब्सोल्यूट मोड में, वाई कितना है 10, और यहाँ पे एंड ऑफ द ब्लॉक, ये लाइन ख़त्म हो गई। इसी तरह से अगर इंक्रीमेंटल में लिखेंगे यही चीज़ तो क्या हो जाएगा N01 G01 कटिंग के लिए, लीनियर कटिंग के लिए हम G01 इस्तेमाल करते हैं, X10 Y -30 और एंड ऑफ द ब्लॉक, ठीक है। यहाँ पे आप एक चीज़ और भी ऐड कर सकते हैं G90, यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं G91, ठीक है। ये 90 का मतलब हो गया कि एब्सोल्यूट मोड में डायमेंशन को लिया गया है और इंक्रीमेंटल मोड के लिए G91 को लिया गया है, और ये जो चीज़ें बता रहा है एक्स और वाई ये इंक्रीमेंटल मोड में बता रहा है, ठीक है। G94 किस लिए होता है, ये भरण की स्पीड बताता है, टूल के भरण की स्पीड, फीड रेट बताता है, किसके अंदर बताता है पर मिनट फीड, पर मिनट के अंदर, ठीक है। और G95 जो बताता है ये भी फीड बताता है पर रिवॉल्यूशन के अंदर। अगर हम G94 इस्तेमाल कर रहे हैं और G21 इस्तेमाल कर रहे हैं, ये दोनों इस्तेमाल कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, अगर ये मैट्रिक यूनिट हो जाएगी, क्योंकि G21 क्या बताता है मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर के लिए होता है, तो और फीड रेट जो होता है वो पर मिनट में होता है, तो फीड क्या हो जाएगी मीटर या मिलीमीटर पर मिनट, ठीक है। इसी तरह से G21 और G95 इस्तेमाल करते हैं तो क्या हो जाएगा मिलीमीटर पर रिवॉल्यूशन। अब आते हैं एम कोड के ऊपर। एम कोड क्या होते हैं, मिसलेनियस कोड्स होते हैं, जैसा कि मैंने आपको जब शुरू किया था लेक्चर तो उसमें बताया था कि ये जी कोड्स होते हैं जो कि हम समझ चुके हैं, और उसके बाद आते हैं मिसलेनियस कोड्स जो कि स्पिंडल की स्पीड को रोकने के लिए, कूलेंट को चालू करने के लिए, उसके लिए इस्तेमाल होते हैं। तो ये कुछ जो है इम्पॉर्टेंट एम कोड्स हैं। इसमें जो है पहला जो कोड है इम्पॉर्टेंट वो है M00। क्या है वो, किसके लिए, प्रोग्राम को स्टॉप करने के लिए, कंपलसरी स्टॉप करने के लिए जो है वो M00 है। M01 किसके लिए होता है, प्रोग्राम को स्टॉप करने के लिए, लेकिन ऑप्शनल हो सकता है कि हम कुछ देर के लिए प्रोग्राम को रोक रहे हों, मशीन ज़्यादा गर्म हो गई है, फिर हम कुछ देर के बाद जो है मशीन को चालू करेंगे, तो थोड़ी देर के लिए रोका है तो वो M01 वहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। प्रोग्राम को स्टॉप किया थोड़ी देर के लिए और फिर थोड़ी देर में बाद फिर चालू कर लेंगे। M02 किस लिए होता है, एंड ऑफ द प्रोग्राम। M03 किसके लिए होता है, स्पिंडल को ऑन करने के लिए, ठीक है। M03 किसके लिए होता है, स्पिंडल को ऑन करने के लिए, किस दिशा में, क्लॉकवाइज, यानी कि घड़ी की दिशा में स्पिंडल को जब ऑन करना है तो हम M03 इस्तेमाल करेंगे, और M04 इस्तेमाल करेंगे जब घड़ी की उल्टी दिशा में, काउंटर क्लॉकवाइज, CCW, काउंटर क्लॉकवाइज, घड़ी की उल्टी दिशा में स्पिंडल को बंद करना है तो M05 इस्तेमाल करेंगे,
जो बूंदों के फॉर्म में अगर हम कूलेंट को चालू करना है, बहुत कम हमें कूलेंट चाहिए तो M07 इस्तेमाल करेंगे। और अगर जो है बहुत ज़्यादा जो है रिग्रेसिव कटिंग हो रही है तो वहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा हीट पैदा होगी, तो वहाँ पे जो मिस्ट जो चाहिए हमें कूलेंट चाहिए वो फ्लड या लिक्विड के फॉर्म में चाहिए। ठीक है, मिस्ट से काम नहीं चलेगा, हमें बहुत ज़्यादा कूलेंट की आवश्यकता होगी तो M08 का या इसका इस्तेमाल करेंगे। और कूलेंट को बंद करना है तो M09 का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, और M30 किस लिए होगा? प्रोग्राम को बंद करने के लिए। ठीक है, M030 का इस्तेमाल करेंगे प्रोग्राम को बंद करने के लिए। ये जो प्रोग्राम को बंद करेगा तो ये पूरी जो टेप है जिसके ऊपर पूरा प्रोग्राम लिखा गया है उसको वो रिवाइंड कर देगा, यानी कि पूरे जो प्रोग्राम है उसका एक सेट कंप्लीट हो गया है। अब दोबारा नए सिरे से प्रोग्राम चालू होगा। ठीक है, तो ये M30 हो जाएगा। M02 के अंदर क्या होता है, ये थोड़ा सा अलग है M30 से, क्योंकि इसके अंदर जो टेप है जिसके ऊपर प्रोग्राम लिखा जाता है वो रिवाइंड नहीं होती है। प्रोग्राम बंद कुछ देर ख़त्म हो जाएगा, फिर हो सकता है कि उसी टेप के ऊपर हमने कोई दूसरा प्रोग्राम लिखा हो। ठीक है, तो वहाँ पे M02 का इस्तेमाल होता है, लेकिन अगर पूरी टेप को ही रिवाइंड करना है तो M30। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको आज का टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगर किसी भी तरह की कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। गुड बाय।